हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम यूपीपी एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी तरीके से हमने आज भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे, जिसमें हमने मानसिक अभिरुचि और जो हमारे स्टेटमेंट एजप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन भी लिए हैं, यानी आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। इसमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, अब इसमें हमने पहला क्वेश्चन ये लिया है मैट्रिक्स का। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इसमें एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सी को 0, 2, 11, 20 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा जे को 58, 66, 75 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको एक शब्द बैग के लिए संख्या समूह को पहचानना है। तो देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को पूरा एक एक ऑप्शन अगर तुम चेक करोगे तो क्वेश्चन को करने में लग जाएंगे 10 मिनट, लेकिन हम इसे बाई ऑप्शन करेंगे और इसे ऑप्शन देखते ही आंसर कैसे लगाएं, कैसे करें इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक सेकंड में। देखिए क्या होता है इसे करने का तरीका। देखो, पहली बात तो इस क्वेश्चन में यह चीज दी हुई है कि पहला अक्षर तो लेना है किसका, पंक्ति का, और बाद वाला जो नंबर है वो लेना है स्तंभ का। देखो, पंक्ति होती है ये वाली जो हॉरिजेंटल आपको दिखाई दे रही हैं, ये बच्चों होती हैं पंक्ति, और ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं रो। पंक्ति का मतलब रो और स्तंभ का मतलब कॉलम। अब आपको देखना है कि सी जो है वो 0 रो, पहला वाला तो रो लेना है ना, 0 रो और दूसरे कॉलम में 0 रो और दूसरे कॉलम में 0 रो और दूसरे कॉलम में क्या देखना है हमें, सी। 0 रो और दूसरे कॉलम में क्या देखना है बच्चों, सी। तो देखो 0 रो और दूसरे कॉलम में, तो देखो 0 रो और दूसरे कॉलम में सी है या नहीं है ना। तो इसका मतलब यहां पे तो इन्होंने दिया है कि पहला नंबर पंक्ति का लेना है, दूसरा कॉलम का। अगर ना भी दिया हो ना पेपर में, तो ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनसे चेक कर लोगे। जैसे जे को अगर हम चेक करें तो 58 पे जे है या नहीं, 58 पे जे कैसे कि जे 58 पे कैसे कि 5 रो और 8वें कॉलम में जे है क्या नहीं, 5 रो के 8वें कॉलम में जे है या नहीं। तो 5 रो के 8वें कॉलम में बताओ बच्चों जे है या नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की कंफर्म हो गई कि पहला जो नंबर लिया है वो है रो का और दूसरा जो नंबर लिया है बेटा वो है कॉलम का। और जब आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो आप कैसे करते हैं, हमसे तो पूछा है बैग का, तो अगर तुम इसे स्टार्टिंग से चेक करोगे, मतलब बी की साइड से अगर चेक करोगे तो पूरा ऑप्शन चेक करते करते जाओगे, लेकिन चारों ऑप्शन सही बैठ रहे होंगे और लास्ट में जाके गलत होगा, इसलिए तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से करें, हमेशा स्टार्टिंग से ना करें। इसे हमेशा कहां से करें, लास्ट से। इसे स्टार्टिंग से मत करना, इसे कहां से करना है, लास्ट से। मतलब जी की साइड से स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, है ना। अब ऑप्शन देखो, बैग के ऑप्शन 10, 30, 55, 86, 0, 1, 21, 66, 77, 89, 40, 12, 34 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें इधर की साइड से चेक करना है, हमें देखना है जी। जी किस किस पे देखना है कि 55 पे जी है या नहीं है, 21 पर जी है या नहीं है, 89 पर जी है या नहीं है, 34 पे जी है या नहीं है। हम पीछे की साइड से चेक करेंगे ऑप्शन को। अगर आगे से चेक करेंगे ना बी की साइड से तो चारों ऑप्शन सही जाते रहेंगे, लास्ट में जाके गलत हो जाता है कभी कभी। तो हमेशा पीछे की साइड से चेक करोगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया। अब आप देखो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 55, इसका मतलब है फिफ्थ रो के फिफ्थ कॉलम में, फिफ्थ रो के फिफ्थ कॉलम में जी है या नहीं है। ये देखना है कि फिफ्थ रो के फिफ्थ कॉलम में जी है या नहीं है। तो देखो फिफ्थ रो के फिफ्थ कॉलम में जी है। अब बताओ फिफ्थ रो के फिफ्थ कॉलम इस वाली टेबल में मिलेगा या इस वाली में, इस वाली में मिलेगा। तो देखो बेटा, फिफ्थ रो का फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ रो ये वाली है, फिफ्थ कॉलम ये वाला है। तो देखो फिफ्थ रो के फिफ्थ कॉलम में जी है या नहीं है ना। अब देखो, इसका मतलब ये ऑप्शन तो अभी तक करेक्ट जा रहा है, ये ऑप्शन तो अभी तक करेक्ट जा रहा है। अब ये नहीं है कि इसी डायरेक्ट आंसर कर दो, पहले बाकी का ऑप्शन भी चेक करो। अब देखो 21 पर जी है या नहीं है, 21 कैसे, पहला नंबर रो का दूसरा कॉलम का, दूसरी रो के पहले कॉलम में जी है या नहीं है। दूसरी रो के पहले कॉलम में बेटा देखो, दूसरी रो के पहले कॉलम में जी नहीं है, डी है। दूसरी रो के पहले कॉलम में जी नहीं है, डी है, और हमें चाहिए था जी। यहां पर जी नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन चेक करो, 39 सॉरी 89 है, ये कितना है 89 लिखा हुआ है बेटा, ये 89 पे हमें चेक करना है जी है या नहीं है।
तो 89 एट्थ रो का 9th कॉलम, 8th रो का 9th कॉलम उस टेबल में नहीं है, इसमें है। 8th रो के 9th कॉलम में बताओ जी है कहीं? 8th रो के 9th कॉलम में देखो क्या है बेटा? आई। लेकिन हमें क्या चाहिए था? बैग में लास्ट अक्षर है जी, हमें तो जी चाहिए था। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन डी चेक करो, 34 पर जी है क्या? नहीं। तीसरी रो के 4th कॉलम में जी है? तीसरी रो के 4th कॉलम में जी नहीं है बेटा, सी है। तीसरी रो के 4th कॉलम में क्या है? सी, और होना चाहिए था जी। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। यानी हमारा पहली बार में ही पता चल गया कि तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, तीनों ये बी सी डी, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो पेपर में अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप इस तरीके से करोगे, ये आप ध्यान रखो, क्योंकि इसमें आपको टाइम बचाना है, क्योंकि पेपर में आपको जल्दी जल्दी सवाल करने होते हैं। आप अगर पूरा चेक करके देखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता होती है जब। देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये मानसिक अभिरुचि, इसको क्या बोलते हैं? मानसिक अभिरुचि, जो कि पिछली बार भी पेपर हुआ है तो उसमें आए थे क्वेश्चन, और बच्चों को यही क्वेश्चन गलत कर, बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ना वो प्लस माइनस कर सकते हैं, ना गुणा भाग, ना कोई सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं दैनिक जीवन के आधार पर, जैसा हम चीजों को देखते हैं, और समानता के आधार पर, और अपने जो मानसिक अभिरुचि है उसके आधार पर इनको देखना होता है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आप बाजार में जा रहे हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो बताइए क्या करेंगे आप इस स्थिति में, या कई सारी कंडीशन इसमें लगा देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि क्या करेंगे आप उस स्थिति में। ऐसे इसमें कंडीशन नहीं लगाई है, लेकिन यह पूछा है कि सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता होती है जब। सांप्रदायिक सद्भाव, इसमें हिंदी बहुत प्योर वाली आती है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनमें हिंदी के शब्द यूज होते हैं। ठीक है, देखो पहला है, किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती है जब। देश में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के बराबर होती है तब। किसी देश या राज्य में विभिन्न धार्मिक एवं जातीय संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं, केवल एक ही संप्रदाय के लोग देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? चार ऑप्शन देख लिया हमने। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो रही है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हमें कौन सा वाला ठीक लग रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता कब होती है? जैसे एक ही जगह पर विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो वहां पर उनके रीति रिवाजों के अनुसार या उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपस में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है या आपस में थोड़ा झगड़ा हो सकता है। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? सांप्रदायिक सद्भाव की, यानी सांप्रदायिक भाईचारे की आवश्यकता होती है वहां पर, जिससे कि लोग भाईचारे से सब धर्मों के लोग एक साथ रहें सही से। तो उसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता कहां पे होती है? जब किसी देश या राज्य में विभिन्न धर्म के लोग या जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि वहां पर इसलिए आवश्यकता होती है कि कहीं उनके अलग रीति रिवाजों या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर आपस में मनमुटाव न रहे, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है कि आपस में भाईचारे से लोग रहें और सब एक साथ मिलजुल कर रहें। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। एक व्यक्ति कह रहा है कथन में, देखो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं आपके, यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता, इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो भी है वो कुछ कठिन काम करना चाहता है, आसान काम करना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन वो कंडीशन लगा रहा है कि अगर इंजीनियर बनना इतना आसान है ना तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा किसी भी हाल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करना चाहता है, उसकी सोच क्या है, वो कहलाती है पूर्व धारणा। पूर्व का मतलब होता है पहले और धारणा का मतलब है सोची हुई बात। तो कोई भी कथन बोलने से पहले जो व्यक्ति सोचता है वही कहलाती है पूर्व धारणा। वही क्या कहलाती है बच्चों? पूर्व धारणा। तो वो कह रहा है इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। तो देखो कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके कहने का मतलब ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि कुछ बनना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, वो अपने बारे में बता रहा है कि यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि कुछ व्यक्ति दुर्लभ चीज प्राप्त करना चाहते हैं। दुर्लभ का मतलब होता है बेटा जो बहुत मेहनत से मिले, बहुत मुश्किल से मिले। ठीक है, जैसे इस टाइम आपको गवर्नमेंट जॉब लगाना दुर्लभ लग रहा है क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो कठिन कार्य है। तो जो भी कठिन कार्य होता है
वो कहते हैं जो कठिन होता है, जो चीजें कठिन होती है, डिफिकल्ट होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं दुर्लभ। जहां जिसे पाना मुश्किल हो वो होता है दुर्लभ। तो अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता, इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो दुर्लभ हो, जो मुश्किल हो। ठीक है, तो कुछ दुर्लभ चीज प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। तो केवल पूर्व धारणा सेकंड जो है वो कथन में अंतर्निहित है। ऑप्शन आते हैं अंतर्निहित लिखा हुआ आता है, जैसे पूर्व धारणा सेकंड सही है ना, तो इसके लिए ये लिखा हुआ आएगा केवल पूर्व धारणा सेकंड जो है वो अंतर्निहित है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से करना है। तो केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है, ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा बेटा। केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा अंतर्निहित है, केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है, या फिर केवल पूर्व धारणा सेकंड सन्निहित है। सन्निहित और अंतर्निहित का एक ही मतलब है बेटा कि सही है पूर्व धारणा। तो कौन सी वाली सही है? सेकंड वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? बताओ इसे 1 सेकंड में कैसे कर दोगे सवाल को? मैं तो इस सवाल को 1 सेकंड में लगा दूंगा। कैसे लगा दोगे 1 सेकंड में? मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है क्लास में भी कि कहीं भी 2:20, 7:36, 7:35, 8:32, 6:48, इस तरीके के रेसो अगर दे रखे हैं, 6:36, कई सारे रेसो की मैं ट्रिक आपको बताता हूं क्लास में भी। अगर ऐसी रेसो आपको दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते हो? जैसे 2, 2 ढाई 20। ये जो रेसो है ये कितने का रेसो है? 1:10 का। ये कितने का रेसो है? 1:10 का। तो 1:10 का अगर कहीं पर रेसो है तो आप हमेशा एक बात याद रखोगे कि या तो तुम मिनट का 2.5 गुना कर दो, या तो तुम क्या कर दो? मिनट का 2.5 गुना, या फिर तुम घंटे की साइड कितने से गुणा कर दो? 25 से। तो 25 दूनी 50 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण हो गया भाई? 50 डिग्री का कोण। अगर इसे फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फॉर्मूला इसका ये है 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो 30 गुणा हावर की वैल्यू कितनी? 2, माइनस 11/2 गुणा मिनट की वैल्यू कितनी? 20। थीटा बराबर 30 दूनी 60 माइनस 2 × 10 हो गया 11 ढाई 110। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 110 में से 60 गया तो कितने डिग्री का कोण आ गया बच्चा? 50 डिग्री का। तो कोण थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। इस तरीके से ये 50 डिग्री का कोण आ गया बेटा। ऑप्शन बी। समझ में आ गया सभी के? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो न्याय निगमन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों को फंसा देता है पेपर में। सोचते हैं कैसे करें इसको, इसे देखते ही बच्चों को टेंशन होने लगती है क्योंकि ये माथा पच्ची वाला क्वेश्चन होता है। तो देखो इसको किस तरीके से हम करते हैं। देखो जैसे कुछ फोन घड़ियां होते हैं। कुछ फोन क्या है बेटा? घड़ियां। तो देखो कुछ फोन घड़ियां होते हैं, तो एक डायग्राम आप बना लोगे ऐसे। कुछ फोन क्या हो गए? घड़ियां। कुछ फोन घड़ियां होते हैं। सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं। सभी घड़ियां क्या होती हैं? बंदूकें। तो सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं। अब बताओ सभी घड़ियां बंदूकें होंगी तो कुछ फोन भी तो बंदूक हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़ो आप। हमने कथन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना लिए। उसके बाद हम निष्कर्ष चेक करेंगे। पहला, सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं। बताओ सभी बंदूकें घड़ियां हैं कोई? सारी घड़ियां तो बंदूकें हैं लेकिन सभी बंदूकें घड़ियां नहीं हैं। तो पहला वाला गलत। ठीक है। दूसरा, कुछ बंदूकें फोन हैं। देखो कुछ बंदूकें फोन हैं, ये वाली बात सही है। तो केवल कौन सा अनुसरण करता है बेटा? सेकंड। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो कथन के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाओ। कथन में क्या कह रहा है उसी के बाद आप निष्कर्ष चेक करके ये बताना होता है केवल फर्स्ट करता है, सेकंड या तो फर्स्ट या सेकंड, ना तो सेकंड ना फर्स्ट। इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसमें केवल कौन सा अनुसरण करेगा? निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा इसमें, है ना। नेक्स्ट, मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो कैसे करते हैं इसको? बोलते हैं बेटा एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति।
इसमें आपको प्लस माइनस गुणा भाग नहीं करना, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपने दिमाग से लॉजिक लगा के सवाल करना होता है, यानी कथन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है ये बताना होता है। तो देखो कैसे करते हैं, मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं, मैं ये कह रहा हूं भाई मेरी कक्षा में जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो सब मेधावी हैं, लेकिन सरला मेधावी नहीं है। तो इन दो कथनों से, दोनों कथन अलग अलग हैं, पहले में ये कह दिया मेरी कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं और दूसरी में ये कह दिया सरला मेधावी नहीं है। तो इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकला कि सरला मेरी कक्षा की विद्यार्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरला मेधावी नहीं है और मेरी कक्षा में तो सभी छात्र मेधावी हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, पहला, सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं, कथन से ये पता नहीं चल रहा। यहां पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ मेधावी नहीं है तो कठिन परिश्रम करेगी तो मेधावी हो जाएगी, ऐसे नहीं सोचना बच्चों। कथन में जो दिया है उससे जो निष्कर्ष निकला है उससे मतलब है केवल आपको, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, ये वाली बात सही है, क्योंकि मेरी कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं और सरला मेधावी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, बी आंसर सही है। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते हैं, कथन से ये कुछ पता नहीं चल रहा, अमेधावी छात्र छात्र नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। ऑप्शन कौन सा सही? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये आ गया आकृति से। इसमें देखो आकृति में कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चा तुम्हें, ऑप्शन दिख रहे होंगे लेकिन लिखा हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है इसमें। तो मैं लिख दे रहा हूं इसमें ऐसे लिखा हुआ आता है ऊपर से, असंगत को पहचानिए या विषम छांटिए, ऑड वन आउट। यानी इनमें चार आकृति हैं, तो चार आकृति में हमें यह देखना है कि कोई तो तीन एक प्रकार से समान होंगी और चौथी अलग होगी। तो आप अलग वाली आकृति को पहचानिए बच्चों, अगर पहचान सकते हो तो बताओ। देखो किस तरीके से इसे पहचानना होता है, ये जो या तो इनके सर्किल और स्टार के आधार पर या तो ये एरो जो है इस आधार पर, किसी भी आधार पर अलग होनी चाहिए। देखो ये कहां पर है बेटा? दाईं ओर, या मैं कहूं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमोगे तो किधर आ जाएगा भाई? इधर। फिर क्लॉकवाइज घूमोगे तो इधर। लेकिन अब ये उल्टा घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे देखो क्लॉकवाइज हैं, ऐसे घूमोगे यहां आ गया, ऐसे घूमोगे यहां पहुंच गया, लेकिन यहां पर इसको ऐसे इधर को होना चाहिए था, इसका जो एरो है वो इधर होना चाहिए था, लेकिन लेफ्ट साइड है एरो, तो इसका मतलब ये सबसे अलग हो गया, क्योंकि बाकी सारे दक्षिणावर्त घूम रहे हैं और ये वामावर्त घूम रहा है, या इंग्लिश में आपको बताऊं कि बाकी सारे क्लॉकवाइज हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका आंसर बच्चा हो गया ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो राहुल अपने भाई से 3 वर्ष छोटा है, उसकी बहन के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 28 और माता की आयु 26। यदि भाई के जन्म के समय बहन की उम्र 4 वर्ष थी तो रवि के जन्म के समय पिता की उम्र बताइए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं और दो इक्वेशन बन जाती हैं, फिर बहुत देर तक सोल्व करते रहते हैं। तो पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है, अगर पेपर में आप ऐसे करने लगे तो यही क्वेश्चन करके आओगे बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों को किस टाइम कर दोगे। अब देखो ये क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कभी एक्स वाई मत मानना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, बस आपको ध्यान से उसकी लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो राहुल अपने भाई से 3 वर्ष छोटा है, उसकी बहन के जन्म के समय उसके पिता की आयु 28 और माता की आयु 26 थी। यदि भाई के जन्म के समय बहन की उम्र 4 वर्ष थी तो रवि के जन्म के समय पिता की उम्र बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो आपको क्या करना है, इस परिवार में कौन कौन है। देखो ये है रवि, दिखाई तो दे रहा है बच्चों, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है रवि। रवि अपने भाई से कितने साल छोटा है? 3 साल छोटा। तो रवि अपने भाई से अगर 3 साल छोटा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रवि का भाई है वो रवि से कितने साल बड़ा होगा? 3 साल। रवि अगर भाई से 3 साल छोटा है तो रवि का भाई इसका मतलब 3 साल बड़ा होगा। अगर मैं कह रहा हूं भाई मैं अपने भाई से 5 साल बड़ा हूं तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकता हूं कि मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है। दोनों बातों का मतलब तो एक ही हुआ ना। अब देखो यहां पर अब आई बहन, ये कह रहे हैं जब भाई का जन्म हुआ था तो बहन उस टाइम कितने साल की थी? 4 साल की।
जब इस भाई का जन्म हुआ था, मतलब ये 0 का था, तो उस टाइम पे बहन कितने साल की थी? 4 साल की। तो इसका मतलब ये बहन इस भाई से पूरी लाइफ कितना बड़ी रहेगी? 4 साल। क्योंकि जिससे अगर हम 2 साल बड़े हैं तो पूरी लाइफ 2 साल बड़े रहते हैं, अगर किसी से 3 साल छोटे हैं तो पूरी लाइफ 3 साल छोटे रहते हैं। अब देखो, रवि से ये भाई है 3 साल बड़ा, फिर इस भाई से बहन है 4 साल बड़ी, यानी कुल मिला के अगर रवि से देखें बहन कितनी बड़ी बैठेगी, तो रवि से बहन बैठेगी कितने साल बड़ी? 7 साल बड़ी। रवि से बहन कितने साल बड़ी बैठेगी बेटा? 7 साल बड़ी बैठेगी। तो देखो, रवि से बहन 7 साल बड़ी हो गई, तो बताओ किसका जन्म पहले हुआ होगा? जो बड़ा होता है उसका ही जन्म तो पहले हुआ होगा, यानी बहन का जन्म पहले हुआ होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी है। सबसे छोटा कौन है? रवि। बहन कितनी बड़ी है रवि से? 7 साल बड़ी है। बहन जो है रवि से कितने साल बड़ी है? 7 साल। तो देखो, इस टाइम पर जब पिताजी कितने साल के थे? 28। इस टाइम पर पिताजी कितने साल के थे? 28। जब इस बहन का जन्म हुआ था तो उस वक्त पिताजी 28 के थे, है ना। लेकिन बहन से कितने दिन बाद हुआ रवि का जन्म? क्योंकि 7 साल का अंतर है दोनों में, तो इसका जन्म हुआ होगा बहन से कितने साल के बाद? 7 साल के बाद। इसका जन्म हुआ होगा 7 साल के बाद। तो जब ये बहन 28 की थी, जब इसका जन्म हुआ बहन का, तो पिताजी कितने के थे? 28 के। और इससे 7 साल बाद हुआ है रवि का जन्म, तो 7 साल में पिताजी कितने के हो गए होंगे? 28 के रहे होंगे क्या 7 साल तक? 28 तक नहीं रहे होंगे। 7 साल में बेचारे कितने के हो गए होंगे? 35 के। कितने के हो गए होंगे? 35 के। तो यही पूछा है, रवि के जन्म के समय पिता की उम्र क्या होगी? तो रवि के जन्म के समय पिता की उम्र होगी बच्चों 35। समझ में आ गई बात? ऑप्शन ए 35 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति चुनिए जो बिना दिशा बदले प्रश्न आकृति में सदृश हो। कह रहे हैं ये जो आकृति है ना, ये वाली, ये जो आकृति है ये पहचाननी है कि चारों में से कौन सी हो सकती है। तो पहचानो, ठीक है। अब देखो कैसे पहचानोगे तुम। देखो, ये आकृति जो है इनमें से चारों में से, देखो तुम्हें एक बार को देखोगे तो चारों ऑप्शन सेम लगेंगे, भाई चारों ही हैं ये तो, लेकिन बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है बच्चे इसमें। देखो बहुत बारीकी से पहला चेक करो। देखो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन था ये ज्यादा नीचे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और उसमें बीच में है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। इसमें देखो, इसमें क्या फर्क है, इसमें ये दोनों लाइनें जो है ना ये नीचे तक हैं, जबकि उस वाली में, हमारी वाली में देखो एक ही लाइन है, इधर कोई लाइन नहीं है, इधर कोई लाइन नहीं है, जबकि इसमें इधर भी लाइन है देखो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अगर डी की हम बात करें तो देखो डी में क्या करेक्शन है, डी में इधर कोई लाइन ही नहीं है। जैसे ये लाइन थी ना हमारी वाले में, हमारे वाले में ये लाइन है, लेकिन इसमें यहां पर कोई लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जब ये सब नहीं है तो फिर यही है। ये क्यों है? देखो इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही है, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, इधर कोई लाइन नहीं, इधर भी कोई लाइन नहीं। ये ब्लैक वाला जो सर्किल है, सॉरी ब्लैक वाला जो है ये पोर्शन, ये बीच में है, बीच में है, बिल्कुल सेम है। तो इसके जैसी आकृति कौन सी है? ऑप्शन बी में। ऐसे बारीकी से आपको चेक करना है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो ये आ गया रैंकिंग का क्वेश्चन। किसी पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान 12 तथा सुमित का दाएं से स्थान 20 है। देखो ये दायां यानी कि राइट इसको बोलते हैं बेटा, ये बायां यानी कि लेफ्ट इसको बोलते हैं। इस पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान तो है 12, राहुल बाएं से कितने नंबर पर है? 12। सुमित दाएं से कितने नंबर पे है? 20। सुमित दाएं से कितने पर है? 20 पर। मध्य में कितने लोग हैं? 5। मध्य में कितने लोग हैं? 5। तो जब आपसे अधिकतम पूछा जाए ना, अधिकतम, तो ऐसे ही निकाल दोगे बिना पेन चलाए अधिकतम। तो अधिकतम के लिए कुछ नहीं सोचना तुम्हें, अधिकतम तो बिना पेन चलाए चला देना। कैसे? देखो ये 12, ये 20, 32, बीच में कितने बैठे हैं? 5, 37 आंसर। बिना पेन चलाए कर देना इस क्वेश्चन को, पेन मत चलाना इस क्वेश्चन में। देखो कैसे, अधिकतम जब निकालोगे तो लेफ्ट यहां से यहां तक कितने आ गए? 12। राइट में ये क्या से आ गए? 20, और बीच में कितने? 5। तो 12 और 20 32, और बीच में कितने? 5। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तुम टोटल मैक्सिमम निकालो यानी टोटल अधिकतम, तो आपको तीनों को जोड़ना होता है। बहुत आसान होता है सवाल का लेवल इस टाइम पर। लेफ्ट की वैल्यू कितनी? 12, राइट 20, बीच में कितने? 5। 12, 20, 32 और 5 37। तो टोटल कितने हो गए? अधिकतम 37। लेकिन अगर इसी में न्यूनतम पूछ लेता ना तो ओवरलैपिंग करनी पड़ती। अगर इसी में न्यूनतम पूछ लेना क्वेश्चन में तो आपको ओवरलैपिंग करनी पड़ती। कैसे? इधर से जब हम गिनते जाते तो इसका नंबर आया किसका? राहुल का 12, और सुमित का नंबर आएगा उधर से कितना? 20, और बीच में कितने? 5। ये न्यूनतम वाली बात है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच वाले माइनस 2, इस तरीके से न्यूनतम निकालते हैं बच्चों। लेफ्ट की वैल्यू कितनी?
12, राइट की वैल्यू 20, माइनस बीच में कितने 5 माइनस 2, 12 20 32, माइनस के 5 और माइनस के 7, माइनस के 2 माइनस के 7, 32 में से 7 गए तो कितना आया 25। अगर न्यूनतम पूछा होता तो 25 हो जाता आंसर, न्यूनतम पूछा होता तो कितना हो जाता 25, लेकिन न्यूनतम नहीं पूछा। जब भी आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाओगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच वाले माइनस 2, इस तरीके से 25 आ जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चों हमसे क्या पूछा है अधिकतम, तो अभी फिलहाल की स्थिति में आंसर कितना है 37, फिलहाल की स्थिति में आंसर कितना हो गया बच्चों 37, लेकिन मैंने आपको न्यूनतम वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया, तो इसका आंसर बच्चों हो गया 37। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये हमारा आज की एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए यही क्वेश्चन यहीं तक हैं। समझ में आए होंगे क्वेश्चन, सभी अच्छे क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।